Hello, students. Welcome to Groville online classes. We are revising chapter 1 in political science. What is democracy? Why democracy? And we have revised 9 questions plus very short answer type questions. And I hope that you are doing them in your fair notebook. So let us start from question number 10. Which is the most common form of democracy? Why is this form of democracy necessary? मतलब दो क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन है. अच्छा क्वेश्चन है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पूछा है तो ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया में चलती है. तो इसमें क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व such a large number of people, है ना, that is physically impossible for them to sit together. तो आप ऐसा करें, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. Is it good to elect a president for life, or is it better to hold regular elections after every 5 years? कौन सा ऑप्शन बेटर है? एक कि एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करके छोड़ दो, वो पूरी लाइफ, उसकी लाइफ जब तक वो जिएगा तब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, या फिर प्रेसिडेंट को हर 5वें साल इलेक्ट करें. तो इसमें आपको वैसे तो अपना रीज़न देना है, लेकिन एक आपके पास भी एक आइडिया होना चाहिए. आंसर है नो, इट इज़ नॉट गुड टू इलेक्ट ए प्रेसिडेंट फॉर लाइफ. है ना, किसी भी पर्सन को ताउम्र प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए. बट इट इज़ सर्टेनली बेटर टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. यही ठीक है कि हर 5वें साल इलेक्शंस हों. क्यों? देखिए, फर्स्ट रीज़न है रेगुलर इलेक्शंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट. अगर मान लिया वो पर्सन काम नहीं कर रहा है तो पीपल कैन चेंज इट, है ना. लिखा ना, इफ ही डज नॉट एक्ट एज पर विशेस ऑफ द पीपल. जनता को अच्छा नहीं लग रहा है, जनता को बदलना चाहती है, तो कम से कम स्कोप तो रहेगा ना बदलने का. एंड सेकंड रीज़न है कि रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी का भी अपने आप में एक फ़ीचर होता है, ये एम्बेडेड फीचर है डेमोक्रेसी का कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, है ना. तो ये एक इनबिल्ट फीचर है. तो अगर डेमोक्रेसी है तो फिर ये ऑप्शन भी हमें रखना होगा. क्वेश्चन नंबर 12. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इसलिए बेटर बताना है क्योंकि ये एक ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी ये ज़्यादा जवाबदेह, ज़्यादा जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है. उस बेसिस पर गवर्नमेंट को आपको बेटर बताना है कि बेटर होती है या नहीं. तो आंसर क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शंस, डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. यानी अकाउंटेबल होने का मतलब ये है कि ये अपने एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए, और कोई पॉलिसीज़ है जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ जाता है, इन सब के लिए ज़िम्मेदार होती है. मतलब कहने का ये है कि अगर किसी एक्शन, किसी डिसीजन या किसी पॉलिसी को गवर्नमेंट गलत तरीके से करती है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ती है. इस तरह से कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना. द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. अगर गलती करेगी ना गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट में आंसर देना पड़ता है. और पार्लियामेंट का मतलब होता है हम लोगों की पार्लियामेंट, हम लोगों का ग्रुप. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, वहाँ पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. इफ़ गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स, द पार्लियामेंट कैन मूव ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट अगर
गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ना चल रही हो, या डिक्टेटरशिप करने की कोशिश कर रही हो, या लोगों को लगे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम ना कर रही हो, तो पार्लियामेंट को ये राइट होता है कि वो एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये एक काइंड ऑफ प्रपोजल होता है, जिसे मोशन बोला जाता है पार्लियामेंट में, इसको प्रपोजल को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर गवर्नमेंट को हटा सके। इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद के जो 2 पॉइंट्स हैं इसको आपको नहीं लिखना है, ये 2 पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को ही आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ़ यू वुड कॉल इट ए डेमोक्रेसी, है ना। और उसके बाद आपको अपना जो भी आप इसे डेमोक्रेसी अगर मानते हैं तो अपना सपोर्ट में आपने कोई रीज़न देना है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस ही था कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ठीक है। तो अगर सभी सिटीजन्स, मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर आप आंसर इसमें से लिख लेना कि ऑल द सिटीजन्स अगर किसी देश के राइट टू वोट अगर उनके पास है तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होते हैं, तो ये तो फीचर होता है डेमोक्रेसी का। सो ऑब्वियसली इस जगह पर डेमोक्रेसी है। दूसरा स्टेटमेंट है द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी लोन लिया आगे देश ने, वर्ल्ड बैंक से, IMF से। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर गिविंग लोन वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ये कंडीशन थी कि लोन मिल जाएगा लेकिन आपको खर्चा जो एजुकेशन और हेल्थ पर होता है वो कम करना पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, यानी आप पर कोई और कंट्री अपनी पॉलिसी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो इन सच केस गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज़ अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज। जाहिर सी बात है भाई, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो हर लैंग्वेज को उसका एक राइट देगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो मेजोरिटी की लैंग्वेज है, जिसको 52% पीपल बोलते हैं, उसी में एजुकेशन दी जा रही है, तो इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट इज several organizations have given a call for peaceful demonstrations and nationwide strike in the country to oppose these policies। तो जब बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा कि भाई हम गवर्नमेंट की किन्हीं पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ धरना देंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो गवर्नमेंट हैज़ अरेस्टेड दीज लीडर्स। गवर्नमेंट ने इन लीडर्स को भी पकड़ लिया, अरेस्ट करा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट टू एक्सप्रेशन है, एक राइट होते हैं हमारे, जो अधिकार होते हैं बेसिक, उसका एक राइट होता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने का, अपनी एक्सप्रेशन करने का, व्यक्त करने का राइट, उसका हिस्सा होता है डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि इन ऐसे लीडर्स को अरेस्ट करा लेती है तो इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। 5th है द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविज़न इन द कंट्री, सरकारी टेलीविज़न और रेडियो दोनों। ऑल द न्यूज़पेपर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट्स पॉलिसी इन प्रोटेस्ट। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखना है, गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखना है, तो न्यूज़पेपर को वो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब वो न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो छीना हुआ है, उसको वो नहीं मिला है देश में। इट मीन्स इट इज़ नॉट क्लियर डेमोक्रेसी। सो दीज आर द आंसर्स। बाकी आप अपनी जो बुक में है, जो आंसर्स में लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके।
क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज एवरी इलेक्शन won by the party called PRI in China? चाइना में PRI ही हर बार इलेक्शन क्यों जीत जाती है? एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। बहुत आसान है भाई, ध्यान सी बात है, जब पार्टी ही एक है तो वही जीतेगी। इसमें बहुत ही सिंपल आंसर है। हो क्या रहा था कि वैसे इसके 3 कारण यहाँ पे बताए गए कि until 2000 every election was won by the dominant party called PRI. Its presence, opposition parties did contest election but never managed to win. दूसरी पार्टी ने इलेक्शन लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। एंड द PRI was known to use many dirty tricks to win elections. ऐसा भी रिपोर्ट्स आई कि PRI ने जीतने के लिए कई डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, डिसऑनेस्टी से इलेक्शन जीती है। दैट्स वाई कि वो जीतती रही इलेक्शंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सिटीजन्स ऑफ ए नॉन डेमोक्रेटिक नेशन कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। राइट एनी 3 ट्रेड्स विच कैन हेल्प देम टू डू सो। अगर किसी नॉन डेमोक्रेटिक नेशन के सिटीजन अगर चाहें तो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज ला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जो ट्रेड्स चाहिए, जो गुण चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन करना पूछा गया आपसे कि ऐसे कौन से गुण हैं, 3 गुण हैं जो उन्हें ऐसा करवा सकते हैं। वे ट्रेड्स हैं, फर्स्ट है दे शुड बी अलाउड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी पॉलिटिक्स। अगर उस देश में लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिले तो वे कर सकते हैं। दूसरा, दे कैन फॉर्म एसोसिएशन, दे कैन प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक यूनिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बड़ी यूनिटी चाहिए कि वे एसोसिएशन एक बड़ा एसोसिएशन बने, वो सारा एसोसिएशन प्रोटेस्ट पर बैठे और दूसरे जो पॉलिटिकल एक्शन की भाई गवर्नमेंट मजबूर हो जाए उनकी बात मानने को, उस लेवल पर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है होना। और थर्ड है दे कैन एक्सप्रेस ओपिनियन इन पब्लिक। अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। जनता तक बात पहुंचेगी, जनता यूनाइटेड होगी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट होगी और उनके साथ आ जाएगी। और क्योंकि जनता ही तो असली पावर है, तो जहाँ जनता पावर के खिलाफ गई वहाँ पावर्स को डिस्प्लेस कर देती है। यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्शंस इन चाइना डू नॉट रिप्रेजेंट पीपल्स वर्डिक्ट। चाइना में इलेक्शन तो होते हैं लेकिन जनता का उसमें कोई वर्डिक्ट नहीं है, जनता की इच्छा शो नहीं करते हुए। ऐसा क्यों? तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। आप जानते ही हो इलेक्शन तो वहाँ पर 5 साल बाद होते ही हैं। और आप वहाँ की जो पार्लियामेंट का नेम है, अगर चाइनीज़ में देखोगे तो ग्वांगो रेनमिन बियाओ दाओई, तो चाइनीज़ है। और इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो उसके लिए इलेक्शन होते ही हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वहाँ एक्चुअली क्या है ना, इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट में सिस्टम ये है कि ज़्यादा पावरफुल वहाँ प्रेसिडेंट है। ठीक है, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। चाइना में 3000 मेंबर्स आते हैं इलेक्ट होके, जिस तरह से हमारे यहाँ पर आते हैं 545 + 250 245, तो ये करीब 750 हो गए। तो 750 मेंबर्स आते हैं हमारे यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। वहाँ 3000 मेंबर्स आते हैं चाइना से। मतलब वहाँ पे क्या है ना, जैसे कि इंडिया में है, इस तरह सिस्टम इंडिया में नहीं है कि
आर्मी अलग से वोट दे। आर्मी पर्सनल्स अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ जहाँ उनकी वोट बनी हुई है, वहीं वोट दे सकते हैं। उसके लिए वे पोस्टल वोट दे सकते हैं, वोट डाल लिख कर, और उसको वे भेज सकते हैं। बट अगर जैसे ईवीएम है, तो एक जो मिलिट्री पर्सनल है वो कैसे वोट करे? तो बड़ी यहाँ पर इंडिया में मोस्टली जो मिलिट्री मैन हैं उनकी वोट्स हो नहीं पाती। वहाँ मिलिट्री यानी आर्मी अलग से वोटिंग करती है, तो कई मेंबर तो आर्मी बना लेती है वहाँ पर। होता क्या है कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहाँ की अकेली पार्टी है, वहाँ की डोमिनेंट पार्टी है, उसका साथी होना चाहिए, कोई भी पर्सन उससे अप्रूव होना चाहिए, उसका मेंबर होना चाहिए। तो इसलिए ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज़, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हों या उसके जो साथी पार्टियां हैं छोटी छोटी 8, उनके मेंबर हों, वे ही इलेक्शन लड़ सकते हैं वहाँ पर। इस तरह से आप देखिए कि जब भी गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि उसी पार्टी के मेंबर या उसी पार्टी की जो साथी पार्टियां हैं वही इलेक्शन लड़ सकती हैं। ओपोजिशन वहाँ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। तो नॉर्मली डेमोक्रेसी क्या होती है? फर्स्ट फीचर क्या है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन गुड डेमोक्रेसी क्या है कि गुड डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। अच्छी डेमोक्रेसी ये है कि जब डिसीजन हो तो लोग ही पार्टिसिपेट करें। ये लोकल लेवल पर तो हो सकता है और प्रोविज़न है भी होने का। जो गांव में गवर्नमेंट बनती है, प्रधान जो बनते हैं, वहाँ जो जितने भी वोटर हैं उस गांव के, दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। और ग्राम सभा में प्रोविज़न यही होता है कि जब भी कोई डिसीजन होगा, सारे जो मेंबर्स हैं ग्राम सभा के, वे बैठकर ही डिसीजन लेंगे। प्रोविज़न यही है। बाकी प्रधान जी जो करते ही हैं भाई, उसे कोई गांव वाला ना कहता, ना सुनता, ना कोई एक्शन लेता। सेकंड, इन डेमोक्रेसी रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड। इलेक्शंस होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन इन ए गुड डेमोक्रेसी रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड। यानी फ्री भी होते हैं और फेयर यानी ऑनेस्ट भी होते हैं। और थर्ड है कि इन डेमोक्रेसी देयर इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, लेकिन गुड डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी होती है। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। तो डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विद इक्वल वैल्यू। हर सिटीजन के पास एक ही वोट का अधिकार होगा और हर वोट की वैल्यू इक्वल होगी। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ऑल सिटीजन्स आर नॉट गिवन राइट टू वोट। सभी को राइट टू वोट नहीं होता। जैसे फ्रांस में देखा ना आपने, तो पहले तो 25 ईयर्स के वे लोग जो टैक्स भरते हैं उनको राइट टू वोट दिया गया। इवन गरीबों की गवर्नमेंट जब आई जैकोबिन्स की, उन्होंने भी राइट टू वोट सिर्फ मैन को ही दिया, 21 के ऊपर के, वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया। तो दोनों ही मामलों में आप ये कहोगे कि नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो रेगुलर इंटरवल पर होते रहते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। 3, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड। डेमोक्रेटिक ही होंगे, तो अगर नहीं हो रहे हैं इस तरह से तो नॉन डेमोक्रेटिक है। अब आप आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर।
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल प्रूव दैट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी आपको क्या समझा, एग्जाम्पल देकर प्रूव करना है किसी भी कंट्री का कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। तो एग्जाम्पल इंडिया का ले लिया गया है इसमें, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको अपने कंट्री के बारे में बेटर पता होता है। तो क्यों आप इंडियन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल गवर्नमेंट बोलोगे? क्योंकि फर्स्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन इंडिया आर बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं। यानी उसमें एक तो सबको अधिकार मिलता है, सबको उसमें हिस्सा मिलता है, और सबको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी मौका मिलता है। उसी तरह से इट इज़ एबल टू रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अगर जनता अपनी ज़रूरतें, अपनी डिमांड करे कि हमें ये ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड भी करती है। इसके अलावा इंडिया में आप देखिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। कोई एक पार्टी या केवल 2 पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ती, बल्कि बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। इट हैज़ अपोजिशन पार्टी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में 2 साइड्स होती हैं, एक तरफ रूलिंग पार्टी बैठती है, दूसरी साइड ओपोजिशन के लोग बैठते हैं, जिनकी पार्टियां नहीं जीती, सिर्फ वही जीते हैं। तो उन्हें वे लोग अपनी बात कह सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। ये नहीं कि भाई गए और डिसीजन ले लिया, फटाफट फाइनल किया। कुछ बार हुआ है, वो क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं कि बहुत तेज़ी से डिसीजन हुए, लेकिन मोस्टली डेमोक्रेसी ये इंडिया में जो भी डिसीजन होता है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। पार्लियामेंट जब चलती है तभी होता है, और जिस तरह से वोटिंग होके डिसीजन फाइनल होता है उस तरह से किया जाता है। सो अ सिटीजन वांट्स टू नो इफ ए सिटीजन डिसीजन वाज टेकन थ्रू दैट करेक्ट प्रोसीजर, पता भी कर सकता है, इसके लिए RTI लगा सकता है। और अगर हम ये पता कर सके कि कोई डिसीजन कैसे हुआ या किसी डिसीजन का रिजल्ट क्या हुआ, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो एक गवर्नमेंट जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो ट्रांसपेरेंट भी है, अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। इसका कुल मिलाकर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट फुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पॉइंट नंबर 6, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर सरकार रूल कर रही है तो वो वो केवल अपने नहीं चलाती, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज मेंशन्ड हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो ये भी अपने आप में डेमोक्रेटिक होने की बात है। 7th पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया में अगर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या किसी ग्रुप को कोई किसी डिसीजन से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, तो उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर फिर भी मिस्टेक कर दे तो जैसे 7th पॉइंट में 8th पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये अपने मिस्टेक्स को सुधारने का एक ऑप्शन रखती है, रूम फॉर करेक्शन मिस्टेक्स रखती है। ये TNI स्टेक्स नहीं है, मिस्टेक्स कर देना इसको, MISTIAKES। और 9th पॉइंट है कि डेमोक्रेसी ऑल्सो इंक्रीजेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट में लोगों को डिग्निटी मिलती है, हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति को कोई जबरन परेशान नहीं किया जाता। उसके जो पर्सनल राइट्स हैं या पर्सनल लाइफ है उसमें गवर्नमेंट ना झांकती ना कोशिश करती। तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी डिग्निफाइड है, यानी सम्मानित है। तो इस तरह से वी कैन कंक्लूड दैट इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
और जो कि एक अच्छी गवर्नमेंट की के फीचर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एमर्जिंग इन द मॉडर्न टाइम्स। दुनिया में आज डेमोक्रेसी ही एक सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। और स्टिल द शॉर्ट कमिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट, लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कुछ खामियां हैं जिनको अभी रूल्ड आउट करना बाकी है। इस स्टेटमेंट को आपको एसेस करना है। तो क्या करना है इसके लिए, कैसे बताओगे? जैसे फर्स्ट पॉइंट है इनस्टेबिलिटी, यानी डेमोक्रेसी में आज भी लीडर्स जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इनस्टेबल गवर्नमेंट। कभी कोई पार्टी का सरकार आ जाती है तो कभी किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो इसे बोल सकते हैं हम एक इनस्टेबल गवर्नमेंट। लो मोरालिटी, आज सिर्फ इंडिया ही नहीं और कंट्रीज़ में भी यही हाल है कि पॉलिटिक्स या इलेक्शन लड़ना या पॉलिटिक्स में कोई जगह पाना जन सेवा से ज़्यादा प्रोफेशन बन चुका है, जिसके लिए नेता जो होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस उन्हें जीतना है। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले का खेल हो चुका है, इसलिए कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं रहा। एक और खामी होती है कि डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में डिले करती है। बहुत से डिसीजन तो ऐसे होते हैं कई साल लग जाते हैं होने में, है ना। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी खामी है। कुछ तो सिस्टम में चलो एक प्रोविज़न है कि डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। देखो, स्लो होना अलग बात है, लेकिन डिले हो जाना बहुत गलत बात है। कुछ डिसीजन तो इतने पेंडिंग हैं कि जनता परेशान हो जाती है, कोई होके नहीं देता उस पॉइंट पर डिसीजन। कुछ जैसे एग्जांपल में सड़कों का ही दूँ, कुछ सड़कें ऐसी हैं आज भी जिन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। होता क्या है ना कि पता चला गवर्नमेंट वो कोई पुल बन रहा था, कोई सड़क बन रही थी, उसमें करप्शन की बात आ गई। करप्शन की जांच के लिए फिर एक बॉडी बनेगी, तब तक वो रुका रहेगा काम। जांच होगी, जांच में पता चला कि करप्शन हुआ है, उसके खिलाफ फिर वो जो पार्टी जिसके खिलाफ करप्शन की बात आई वो कोर्ट चली जाएगी। कोर्ट में क्या पता कब तक केस पड़ा रहे, और इस तरह से वो डिसीजन लटका ही रहता है। जनता परेशान हो रही है, होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स का है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सरकारी नौकरियां, बहुत सारी ऐसी नौकरियां सरकारी हैं जो फॉर्म निकल गए तो भर्ती, एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम हो गए तो रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट आ गए तो रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ऐसा भी हुआ कि रिज़ल्ट आ गए और भर्ती रद्द हो गई, यानी कैंसिल हो गई, या कोर्ट में चली गई और पड़ी है पेंडिंग बहुत लंबे टाइम तक, कई साल तक। जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि हमें जगह मिलेगी या नहीं। बहुत बुरा हाल है, ये बहुत बुरा एक नेगेटिव पॉइंट है। बैड डिसीजंस, ऐसा माना जाता है कि भाई लीडर्स को ये नहीं पता होता कि भाई उनके जो पीपल है उनके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। तो अब वे जनता से तो पूछते नहीं भाई हम ये कर लें क्या, ये डिसीजन ले लें क्या। ऐसे में वे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। करप्शन भी होता है डेमोक्रेसी में, करप्शन भी होता है। ये एक कैंसर की तरह है डेमोक्रेसी में, करप्शन होता है। हर लीडर करप्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी लीडर ईमानदार हों ये भी ज़रूरी नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है। सिर्फ लीडर्स ही नहीं, पूरा सिस्टम करप्ट है, और इसका हर्जाना आम जनता भुगतती है। इसके अलावा आज भी वोटर्स का एक बड़ा सेक्शन इलिटरेट एंड पॉलिटिकली अनकॉन्शियस है। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम वोट जिसे कर रहे हैं वो क्या करता है। इवन आजकल तो ये बताया जाता है, यानी कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है लोगों को, उन्हें पार्टी से मतलब होने लगा है।
उन्हें ये मतलब नहीं है कैंडिडेट कौन है। आप खुद सर्वे कर लेना, जब इलेक्शन होंगे नेक्स्ट ईयर, जब एमएलए के इलेक्शंस होंगे तो आप पूछना अपने जानने वाले लोगों से कि भाई एमएलए की आप इलेक्शन में वोट कर रहे हो तो एमएलए करता क्या है। तो मैं मानता हूँ कि 50% पीपल भी आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से ये शॉर्टकमिंग्स हैं, ये खामियां भी डेमोक्रेसी में होती हैं। वो सच्चाई है कि हर चीज़ में खामी है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ डेमोक्रेसी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल पॉलिटिकल सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इसको हम कर चुके हैं, इसको आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो मैं आपको, ये आप इसमें शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है तो थोड़ा बहुत लिख देंगे इसके बारे में। पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज, यानी डेमोक्रेसी में लॉज सबसे अच्छे बनते हैं, ये है। पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया जाता है कि सरकार की क्या अधिकार होते हैं, क्या गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं, आपकी क्या पावर्स हैं, आप क्या एज ए ह्यूमन कॉमन मैन आप क्या कर सकते हो, ये एजुकेशन दी जाती है, लोगों को एनलाइटन किया जाता है। फ्रेटर्निटी और लिबर्टी पर बेस्ड होती है, यानी लोगों को आज़ादी दी जाती है एक लॉ के लिमिट में रहकर। और फ्रेटर्निटी का मतलब कि आपस में सहयोग कर किया जाए, ये कोशिश की जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी फॉलो किए जाते हैं कि हर आदमी, हर व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल ट्रीट हो। और कुल मिलाकर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल होती है, आम जनता की जो भी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सो पॉपुलर। तो इसमें कोई फीचर्स लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे छोड़ दीजिए आप, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइडियल नहीं होती, तो अच्छी गवर्नमेंट बेशक है लेकिन आइडियल नहीं होती। इसके मतलब यही है कि आइडियल डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलते। तो इसमें जो बिल्कुल प्योर डेमोक्रेसी है, जहाँ पे ना करप्शन हो, ना इनइक्वल, बिल्कुल भी इनइक्वलिटी ना हो, जो आम, जिसमें हर आदमी को जगह मिल जाती हो इलेक्शन लड़ने के लिए, पावर में आने के लिए, हर तरह की क्वालिटी वहाँ पे लोगों के पास हो, ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी है, आइडियल। और आइडियल कभी भी अचीव नहीं हो सकता, इवन साइंस में भी आइडियल अचीव नहीं हो सकता। आप उसमें आइडियल पढ़ेंगे, आइडियल टेम्परेचर, आइडियल प्रेशर, आइडियल कंडीशंस, तो आइडियल डेमोक्रेसी भी अचीव नहीं हो सकती। आइडियल का हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये आप समझ ही गए होंगे, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 5 आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड 5 अगेंस्ट डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो मैं समझा चुका हूँ, आप लिख, आप अगर एक आंसर में आप करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये आपको फॉर्मेट मिल गई है, इसमें सिर्फ मेन हेडिंग ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सम कॉमन फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अगेंस्ट होते हैं, जो वहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता, यू कैन राइट देम, वैसे हम कर चुके हैं इसको, सो यू नीड नॉट डू दिस। क्वेश्चन नंबर 10, वाई जिम्बाब्वे नॉट कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, लीव इट, डोंट डू दिस। ये भी एक हो चुका है, हाउ फार वाज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमिन दैट occurred इन चाइना, सो यू नीड नॉट डू दिस। सो स्टूडेंट्स, बस इतना ही आपका होमवर्क है, इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं।
तो अगर PDF में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आपको उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट बातें चैप्टर में हमने पढ़ी हैं, हमें जान लेनी चाहिए थी, उनको हमने एज ए होमवर्क अपनी कॉपी में मैंने आपको बता दिया करना है। उन्हीं को आपको पढ़ना है, समझना है। बस इतना ही नॉलेज आपके लेवल पे बहुत काफ़ी है। सो इन दिस रिविजन सीरीज़ this lecture is over for today. That is all. Thank you and have a nice day.